हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ जनसंचार। ठीक है ना, जनसंचार वाली चीज़ें क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकती हैं वो सारी चीज़ें, और आपकी डिमांड भी थी कि ये टॉपिक आप करवा दीजिए करके। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के रूप में जानते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो पत्र होते हैं वो दो प्रकार के, एक तरीके से अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र है ना। जो ये अनौपचारिक पत्र होते हैं ये क्या होते हैं? इनको हम उनके लिए या इनका संबंध उनसे होता है जिनके साथ हमारा पर्सनल रिलेशन होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हम अपने दुख सुख का विवरण देते हैं, यानी कि अपने परिवार के लोग, मित्र और जितने भी हमारे सगे संबंधी होते हैं उनको हम अनौपचारिक अनऑफिशियल लेटर्स को लिखते हैं, पत्राचार करते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, मध्य भाग और अधोभाग होता है। अनौपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं? सुख दुख की बातें, तो मतलब एक कहने का ये है कि अगर किसी को बधाई देनी है, शोक वो देना है, निमंत्रण पत्र देना है, अभिवादन का, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर आते हैं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाई ऑप्शन बी। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र उनके साथ होता है जिनके साथ हमारे निजी संबंध या हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। जैसे आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज में प्राचार्य को कोई भी लेटर लिखते हैं, कोई भी व्यवसायिक लेटर जो होता है वो है ना, व्यवसायिक पत्र जो होता है, तो इनको आइए तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप जानते हैं। कोई शिकायती पत्र है, वो सब क्या है? आपके औपचारिक पत्र हैं। इनको आपने ध्यान रखना है। आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पत्र होते हैं जो सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी पत्र इन्हीं को ही शासकीय पत्र भी कहते हैं। सरकार के जो कामकाज से रिलेटेड होता है, जिनका उपयोग सरकारी विभाग या कार्यालयों के द्वारा होता है। सरकारी पत्र का प्रयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच, एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार के बीच, किसी देश की सरकार और अन्य देशों की सरकार के बीच में होते हैं। ये सरकारी पत्र भी किस में आते हैं? औपचारिक पत्र की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन तभी करेंगे, है ना। संपादक किसे कहते हैं? हम संपादक किसे कहते हैं? संपादक कौन होता है? त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाना ही क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन डी, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? संपादक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके पहले किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या है? यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या है? देखो भाई, आपने पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी पूछा जाता है। संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर के अक्षरों को लिखने की अलग अलग शैलियों को क्या कहा जाता है? फॉन्ट कहा जाता है ना, या टाइप केस भी कहते हैं। और जो हिंदी के फॉन्ट होते हैं वो होते हैं 2। एक तो ये आपको दिख रहा होगा यूनिकोड फॉन्ट, एक होता है नॉन यूनिकोड फॉन्ट। करंट में कंप्यूटर पर जो भी कार्य होता है वो किसके थ्रू होता है? यूनिकोड फॉर्म के माध्यम से। जैसे आपका कुछ यूनिकोड हिंदी फॉन्ट मंगल फॉन्ट है, अपराजिता है, कोकिला है। नॉन यूनिकोड फॉन्ट जो है पुराने 8 बिट मानकों के अनुसार बने हैं, जैसे कुर्तिदेव, चाणक्य फॉन्ट है ना, वो आपने देखे होंगे। कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में पेज के आकार
व बैकग्राउंड इत्यादि में बदलाव करने के लिए पेज लेआउट का प्रयोग करते पूछा जाता है। पेज मेकर एडोबी के द्वारा क्या किया जाता है, विकसित पेज लेआउट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब और भी चीज़ें यहाँ पे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूनिकोड है ना, यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या है। इसके फायदे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा होती है। इससे ये क्या होती है, सुविधा होगी। मानक जो कुंजी का पटल होता है उसमें टंकण में सुविधा होती है। सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय होता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी होगा। और हाँ, मैं ना आपको विराम चिन्ह कराया था, उस विराम चिन्ह में क्वेश्चन नंबर 11 है, जो मैं आपको विराम चिन्ह बताते बताते वहाँ पे आया था कि हंस पद का अन्य नाम क्या है, उसका आंसर होना था ए, त्रुटि पद। लेकिन मैं आपको वहाँ पे लोप चिन्ह के बारे में बताते बताते आंसर क्या कर दिया था, लोप कर दिया था। तो आप उसे सही कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने हालांकि वहाँ पे पिन भी किया है। तो भाई अगर मेरे से कोई चीज़ बाय मिस्टेक हम जब बताते हैं तो हो जाता है कई बार एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन मेरा हमेशा रहता है कि अगर चीज़ें कुछ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ है तो उसको करेक्शन कराना, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ और पिन भी वहाँ पे कर देती हूँ। अगर आप कमेंट नहीं देखते हैं तो नेक्स्ट दूसरी वीडियो तो देखते ही हैं, तो वहाँ पे पिन भी कराया मैंने। और हंस, वो हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि त्रुटि पद को ही हंस पद या हंस पद को ही त्रुटि पद कहते हैं, ठीक है। तो आप उसे सही करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं, सभी हैं। संचार में शोर का मतलब क्या होता है, जो संचार होता है, इस संचार में शोर का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा है। संचार, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जनसंचार से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपने पत्र भी पढ़े, शासकीय पत्र भी पढ़े, है ना। अब यहाँ पे सुनिएगा, जनसंचार, जब कोई भी व्यक्ति, जीव अपने हाव भाव, अपने संकेतों को वाणी के माध्यम में या माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे कहते हैं संचार। और जनसंचार को, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। वर्तमान में संचार माध्यम के लिए एक शब्द यूज होता है, मीडिया। अब जैसे कि अखबार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, फ़ोन है, इंटरनेट है, ये सब किस में आते हैं, मीडिया। और मीडिया भी एक माध्यम है किसका, मास कम्युनिकेशन का। संचार माध्यमों को 3 भागों में बांटा जाता है, मुद्रित माध्यम, श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यम। अखबार और पत्रिकाएं ये मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आती हैं। मुद्रित माध्यम जो आपका ये होता है, मुद्रित माध्यम होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें स्थायित्व होता है, स्थायित्वता होती है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का क्या मानते हैं, चौथा स्तंभ। रेडियो क्या है बताओ, आपको दिखता तो है नहीं, सिर्फ सुन सकते हैं रेडियो, तो श्रव्य हो गया, श्रव्य माध्यम है जिसमें सिर्फ सूचनाओं को क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। टेप रिकॉर्डर क्या होता है, उसमें भी आप किसी चीज को देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं, तो वो भी क्या है, आपका श्रव्य है। अब टेलीविजन, आपने टीवी चला दिया, टीवी में आपको सुनाई भी आ रहा है और दिखाई भी आ रहा है, मतलब दोनों चीज हो रही है, तो श्रव्य और दृश्य माध्यम है। यहाँ पे चीज़ है इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये कैसे माध्यम है, इसमें ये मुद्रित भी हो रहे हैं, दृश्य भी हो रहे हैं। फोन में आप कोई चीज़ को स्थायित्व भी कर सकते हैं, मुद्रित भी कर सकते हैं, दृश्य दिखता भी है और श्रव्य सुनते भी हैं, दोनों तीनों का क्या है, मिला जुला। अब आते हैं यहाँ पर आपका ये हो गया ईमेल। ईमेल कैसा माध्यम है, तो ये वर्तमान का आधुनिक दृश्य माध्यम है, आप उसे देख सकते हैं, सुनते नहीं सकते ना ईमेल को। किसी माध्यम से सूचना को इनकोडिंग करके भेजा जाता है, तो आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पर 100 पे आऊँगी मैं, अभी चीज़ें लेकर के आ रही हूँ और मेरी हैबिट है, आप जानते भी हैं मैं कि कैसे बताती हूँ अगर कोई चीज़ बताना है तो यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंचार में या संचार में इनकोडिंग क्या है। इनकोडिंग, किसी माध्यम से सूचना को क्या करना, इनकोड करके भेजना ही इनकोडिंग है। और प्राप्तकर्ता सूचना को क्या करता है, कैसे समझता है, डिकोडिंग के माध्यम से।
कोई भी इनकोड भेजा है आपने और उसको समझना है तो कैसे करेंगे, उसे डिकोड करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में पढ़ते हो ना, तो इनकोड को क्या करते हो, डिकोड करते हो। यहाँ पर भी जो भी आपको सूचना भेजी जा रही है उसको बोलते हैं इनकोडिंग। और जिसके माध्यम से आप चीज़ों को समझ रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को समझ रहे हो, वो क्या है, डिकोड कर रहे हो आप उसे, डिकोडिंग। संदेश जो भेजता है वो सेंडर होता है, और जो रिसीवर हो, जो जिसे मिल रहा है वो संदेश, वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना, उसे रिसीवर कहते हैं। श्रव्य संदेश ध्वनि तरंगों के माध्यम से, और जो दृश्य होते हैं वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, रिसीवर तक पहुंचते हैं। अब संचार प्रक्रिया के बीच में ना बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, शोर या नॉइज प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ है आपका संचार प्रक्रिया के बीच में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम कहते हैं शोर या फिर नॉइज कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को ही शोर या नॉइज कहते हैं। यहीं पर मैं और भी चीज़ें बता दूं, जब आप अकेले होते हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं या किसी को आप याद कर रहे होते हैं, तो इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। इससे क्या बोलते हैं, अंतः व्यक्ति या इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इंट्रापर्सनल संचार, कम्युनिकेशंस क्या है, संचार क्या। जब एक अकेला व्यक्ति कुछ प्लानिंग कर रहा है या किसी को याद कर रहा है, तो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो संचारक है और प्राप्तकर्ता है वो एक ही व्यक्ति है, तो इसे बोलते हैं अंतः वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एज एग्जाम्पल सुषमा है, सुषमा व प्रार्थना करना क्या है, सुषमा का प्रार्थना करना एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। जब दो व्यक्ति आमने सामने है ना, जब दो व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच में, उस कंडीशन को बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। ऊपर आपने पढ़ा था अंतवैयक्तिक, ये याद रखना, अंतवैयक्तिक ये इंट्रापर्सनल है, जहां पर एक पर्सन है, संचारक भी एक है, प्राप्तकर्ता भी एक है। अंतः व्यक्ति, अंत दोनों मिला दो, अंत वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल में क्या हो जाएगा, दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑडियंस किसे कहते हैं। ऑडियंस क्या है, जन संचार के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो पाठक हैं, इनका जो सामूहिक रूप होता है उसको एक शब्द में हम कहते हैं ऑडियंस। आप मेरे को सुन रहे हैं, आप यहाँ पे चीज़ों को, लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप क्या है, मेरी ऑडियंस है या नहीं। तो ये हम अभी जो बात कर रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुँच रही है, तो ये क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेशन ही तो है। टेलीविज़न चैनलों की जो आवृत्ति होती है VHF में कितनी होती है, 38 से कितनी होती है, 300 MHz तक, जबकि FM रेडियो की आवृत्ति रेंज होती है 87.5 से लेकर 108 इतनी होती है। संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, पूछा जा सकता है। चर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच। संचार के तत्व आपको बता दिए हैं, स्रोत, संदेश, इनकोडिंग, माध्यम या चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। डिकोडिंग के माध्यम से रिसीवर प्राप्त संदेश को समझने की कोशिश करता है। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक किसे कहते हैं, तो संदेश प्राप्त करने के बाद रिसीवर की प्रक्रिया, मतलब आप ऐसे समझो कि मैंने आप लोगों को एक संदेश दिया, आपने वो प्राप्त किया, है ना। जैसे अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ, ये एक संदेश है, एज एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ठीक है, ये एक संदेश है। अब इसके बाद आपके जो कमेंट्स होते हैं, वो कमेंट आपने ये रिसीव कर ली, वीडियो देख ली है, देखने के बाद आपने क्या करा है भाई, इसमें कमेंट किया, इसमें स्टार्स दिए हैं, रेटिंग की है, तो वो आपका क्या है, फीडबैक है।
तो संदेश प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिपुष्टि। फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि कहते हैं। संचार प्रक्रिया में संचार के स्थानांतरण में आने वाली जो भी बाधाएं होती हैं वो आपको बता दी हैं, उन्हें बोलते हैं नॉइज। तो ये धीरे धीरे क्वेश्चन यहाँ पे आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टिप्पण की बात आई। टिप्पण क्या है? टिप्पण क्या है? टिप्पण किसी विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य या आदेश, निर्देश जो दिया जाता है। मान लो भाई कोई विचाराधीन पत्र है, उस पर अभी तक काम नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को अब निपटाना है। प्रकरण मतलब टॉपिक, उस टॉपिक को अगर निपटाना है तो उसके लिए क्या करना? राय, मंतव्य, राय देना, मंतव्य करना या आदेश देना, निर्देश देना, उसी को क्या कहा जाता है? टिप्पण। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिप्पणी कहा जाता है। टिप्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? नोटिंग कहते हैं। टिप्पण का अर्थ है मंतव्य देना, एक तरीके से उस किसी रुके हुए कार्य को जिस पर विचार चल रहा है उसको कंप्लीट करने की बात की गई है। टिप्पण के 2 भाग होते हैं, टिप्पणी भाग और पत्राचार भाग। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से जल्दी चीज़ों को निपटाना। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाश डालना, ब्यौरा तैयार करना है, मामलों को नियमानुसार निपटाना। मैंने अभी बोला है इसका उद्देश्य होता है कि जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र निपटाना, यानी कि जितना जल्दी हो सके मामलों को निपटाना। ऑप्शन बी। टिप्पण हमेशा क्या होता है? मानक नोटशीट पर लिखा जाता है। टिप्पण की जो शैली होनी चाहिए वो हमेशा सीधी और सरल होनी चाहिए। संरचना, मैं फिर बोल रही हूँ, संरचना या आकार की दृष्टि से आपसे पूछेगा टिप्पण के प्रकार। संरचना या आकार की दृष्टि से, आप वर्डिंग को अच्छे से सुनिएगा। संरचना या आकार की दृष्टि से टिप्पण के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रशासनिक, जिसे नेमी टिप्पणी भी कहते हैं, इसे प्रमाणिक टिप्पणी भी कहा जाता है। पूर्ण टिप्पणी जो 2 स्तर में लिखी जाती है, एक अधिकारी स्तर पर, दूसरे सहायक स्तर पर। तीसरी होती है आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी जो सहायक स्तर पर लिखी जाती है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, वो किस प्रकार के पत्र होते हैं? ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसे पत्रों को कहते हैं सरकारी पत्र। अब यहाँ पर भाई आया है अर्ध सरकारी पत्र। सरकारी पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है, लेकिन जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ना, ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। सरकारी तो एक कार्यालय से दूसरे को, लेकिन अर्ध सरकारी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। और जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, पत्र सरकारी पत्र का ही क्या होता है? उपभेद होता है। ये भी क्या है? अनौपचारिक होता है, क्योंकि इसका संबंध व्यक्तिगत होता है। ठीक है, जो अर्ध सरकारी होते हैं ना, डेमी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ये अनौपचारिक होते हैं, क्योंकि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में लिख रहा है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? बताओ। समाचार लिखने की एक प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा पिरामिड शैली। क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली। चलो भाई, यहाँ पर जब आया है समाचार लेखन, तो समाचार पत्रों के बारे में कुछ डालते हैं प्रकाश। भारत का पहला छापा खाना कब खोला गया था? 1755 ईस्वी में कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था। और 1780 में जेम्स हिकी ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का भारत का पहला
समाचार पत्र का क्या किया था? संपादन। अब आप में से ना बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, किन किन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे थे वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो भारत का पहला छापाखाना कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? 1755 में कलकत्ता में। दूसरा, भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स हिकी ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट ये संपादित किया। 1818 में पहला बंगाली भाषी अखबार दिग्दर्शन निकला। और फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है 30 मई, जिस दिन हम पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। ये डेट है 1826, जब हिंदी का भारत का हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ कलकत्ता से, जो कि जुगल किशोर जी ने करा था और जिसका नाम है उद्दंड मार्द। तो हिंदी पूछेगा तो फिर उद्दंड मार्द। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण, ठीक है, इसका प्रकाशन 1854 में कलकत्ता में हुआ। समाचार पत्र का प्रधान कौन होता है? जो समाचार पत्र का प्रधान होता है भाई, संपादक होता है। अखबार का केंद्र बिंदु क्या होता है? मुख्य डेस्क होता है, जिस पर पहला पृष्ठ प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है, और इस डेस्क का प्रमुख क्या होता है? उपसंपादक। अब यहाँ पे संपादक खबर की स्पष्टता के लिए वह प्रत्येक खबर में 6 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है, जिसे अखबार की दुनिया में क्या कहते हैं? छहककार कहते हैं। क्या, कब, क्यों, कौन, कैसे, ये सब आते हैं। इंडिया में अंग्रेजी भाषा की समाचार एजेंसी जैसे यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या पीटीआई। भारत में हिंदी की 2 समाचार एजेंसी यूनिवार्ता व भाषा। जो समाचार पत्र होते हैं इसमें जनसंचार का मुद्रित माध्यम है, जबकि रेडियो टेलीविजन जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। पूछा जा सकता है रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। और इंग्लैंड में पहला रेडियो कार्यक्रम 23 फरवरी 1920 को प्रसारित हुआ और 1928 को बीबीसी या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई थी। टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम होता है, जिसका आविष्कार 1925 में J.L. बेयर्ड ने किया था। लंदन में 1936 में नियमित टेलीविजन का प्रसारण भी शुरू हुआ। यूनेस्को की विशेष परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में पहले टेलीविजन केंद्र की स्थापना भी हुई, जिसका उद्घाटन किसने करा था? 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका नाम था दूरदर्शन। ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। दिल्ली में पहला टेलीविजन केंद्र 15 सितंबर 1959, उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम दूरदर्शन। 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन पर नियमित रूप से 2 घंटे प्रसारण प्रारंभ हुआ। शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत इग्नू ने ज्ञान दर्शन प्रोग्राम से की। ईमेल पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका होता है, पूछा जा सकता है। फेड आउट क्या होता है? फेड आउट क्या है? फेड आउट ये क्या है? जब रेडियो में कोई ध्वनि धीरे धीरे समाप्त होती है या टेलीविजन पर कोई भी दृश्य हटने की प्रक्रिया होती है, उसे फेड आउट कहते हैं। एक होता है फेड इन। फेड इन क्या है? फेड इन। फेड आउट आपने देखा, फेड इन। फेड इन जब रेडियो में कोई भी ध्वनि धीरे धीरे उभर कर आती है, टेलीविजन पर कोई भी दृश्य धीरे धीरे पर्दे पर उभरता है, उसे कहते हैं। एक आती है डेड लाइन। डेड लाइन किसे कहते हैं? प्रेस में खबर भेजने की अंतिम अवधि को डेड लाइन कहते हैं। एक होता है बाई लाइन। बाई लाइन क्या है? किसी खबर के ऊपर लिखे जाने वाले संवाददाता के नाम को बाई लाइन कहते हैं। बिट क्या है? बिट संवाददाताओं के समाचार संकलन के क्षेत्र को बिट कहते हैं। सामयिक क्या है? सामयिक किसे कहते हैं? दैनिक समाचार पत्र के लिए कल घटित हुई खबरें क्या होती हैं? सामयिक हो जाती है, जिसकी डेडलाइन पहले ही खत्म हो गई। अच्छा, कार्टूनिस्ट कलाकार एक फेमस है R.K. लक्ष्मण, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर
अच्छा, पत्रकारिता की शब्दावली में जो बिल होता है ये क्या होता है? बिल। इसमें जो विज्ञापन होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट, उन्हें बिल कहते हैं। बुलडॉग समाचार पत्र का क्या होता है? प्रथम संस्करण होता है। क्लिप किसी समाचार को आवश्यक अनुसार छोटा करना। डेस्कमैन क्या है? उपसंपादक के लिए कहा जाता है। डोप या सुराग क्या होती है? सूचना जो अफवाह या निजी या व्यक्तिगत सूत्र पर आधारित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसका आंसर दीजिए। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी, लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो भैया समाचार लिखने की बात करते हैं तो प्रचलित यहाँ पर है, ऑप्शन हो जाएगा उल्टा पिरामिड। अच्छा, समाचार या पत्रकारिता जर्नलिज्म में ही ना, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, इसका मतलब है वह बड़ी खबर जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल महज सूचना के रूप में दी जाती है, उसे कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। और वो न्यूज़ जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है तथा तुरंत प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़, उसे भी कहते हैं। ड्राई एंकर किसे कहा जाता है? ड्राई एंकर जो एक समाचार की चित्र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिलने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी के आधार पर घटना से संबंधित सूचना, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। वेब पत्रिका क्या है? जो पत्रकारिता इंटरनेट के द्वारा की जाती है उसे बोलते हैं वेब पत्रकारिता। खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं? खोज परक वह पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी का उजागर करती है, उसे खोज परक पत्रिका कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा समाचार संगठन है जो किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे को जोर शोर से उठाती है, उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। अब तो देखो जो नया फॉर्मेट आया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अब हर एक चीज़ जो है वो बाई ओर लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि प्रेषक का नाम और पदनाम, तो ये हमेशा बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ईमेल। ऑप्शन डी आधुनिक दृश्य माध्यम। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भैया पासपोर्ट की भी यहाँ पर बात आ रही है, जल्दी से बताओ पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी पारपत्र। क्या कहते हैं? पारपत्र कहते हैं पासपोर्ट को। नेक्स्ट है किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आपको बताया है टिप्पण। एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट। एंकर बाइट बताया था ना मैंने अभी आपको, एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर के द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो का या कथन दिखाने को हम एंकर बाइट कहते हैं। अच्छा, एंकर पैकेज किसे कहते हैं? एंकर पैकेज किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया, इसे एंकर पैकेज कहते हैं। इसमें घटना के दृश्य, उससे जुड़े हैं लोगों की बाइट, ग्राफिक के द्वारा जरूरी सूचनाएं आदि ये आती हैं। एंकर विजुअल किसे कहते हैं? एंकर विजुअल। एंकर विजुअल किसे कहेंगे? दृश्यों के आधार पर लिखे जाने वाली सूचना जिसे एंकर के द्वारा पढ़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एंकर विजुअल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। और कुछ इसमें आज आ सकती चीज़ें तो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख कर जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूज़ पेग। आपको बताया था अभी, न्यूज़ पेग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित
कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? इसे कहते हैं कार्यवृत्त। प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है? प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ऑप्शन बी, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना ही प्रारूप लेखन होता है। प्रारूप लेखन, मसौदा लेखन, प्रारूपण कोई क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग करना, आलेखन भी इसे कहा जाता है। पत्र लिखने का एक विशेष तरीका होता है जिसे प्रारूप कहते हैं, है ना। सरकारी पत्र एक विशेष प्रारूप में ही लिखे जाते हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसमें इतने ही थे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने किया। कब किया? 1895 में। जीएस का क्वेश्चन में था। भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो का कार्य शुरू हुआ था। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में, जिसका नाम 1957 में आकाशवाणी हुआ। 1993 से एफएम रेडियो की शुरुआत हुई। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई है? 1959 में। 1965 से विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। 1976 में आकाशवाणी से अलग होकर दूरदर्शन नाम दिया गया। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? थॉमस अल्वा एडिसन को। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी। 15 अगस्त 1995। अच्छा, ये जो आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, ये क्या है? मीडिया वेबसाइट। फेसबुक की स्थापना कब हुई है? 4 फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 में हुई। चार्ड हर्ले, स्टीव चेन एंड जावेद करीम के द्वारा, 3 लोगों के द्वारा। व्हाट्सएप की शुरुआत 3 मई 2009, है ना। और इंस्टाग्राम की शुरुआत 6 अक्टूबर 2010। 1997 में आकाशवाणी व दूरदर्शन को स्वायत्तती संस्था प्रसार भारती के अधीन किया गया। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 के साथ दूरदर्शन के विकास से हुई। बीबीसी ने 1936 तक टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। 1976 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का हिस्सा था, लेकिन 1 अप्रैल 1976 को अलग करके दूरदर्शन नाम दिया। आज तक समाचार चैनल की शुरुआत कब हुई है? 2002। 1894 में फ्रांस में विश्व की पहली फिल्म कौन सी बनी? द अराइवल ऑफ ट्रेन थी। ठीक। स्टिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं? बताओ। स्टिंग ऑपरेशन किसी पत्रकार द्वारा गैरकानूनी कार्यों को छुपे कैमरों की हेल्प से अपने चैनल में दिखाना स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। समाचार लेखन का कार्य कौन करता है? बताओ। समाचार लेखन का काम किसका होता है? संवाददाता का होता है। किसका होता है? संवाददाता का होता है। समाचार माध्यम में डेस्क का आशय किससे होता है? संपादन से होता है। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। पेज 3 पत्रकारिता में फेस, अमीरों की पार्टी और सेलिब्रिटी के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। इनको ध्यान रखना है पॉइंट्स को। वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है उसे क्या कहते हैं? वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1966 को हुई थी। चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।